बारिश में एक चारपाई पर पूरा ससुराल। बारिश की हल्की बूंदाबांदी के बीच पूरा परिवार खेत में लगी बड़ी चारपाई पर बैठा होता है। चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा चल रही होती है। मम्मी पापा, मुझे अपने खेतों में इस बड़ी चारपाई पर आप सभी के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। आज जी भरकर अपने खेत में इस चारपाई पर बैठ जा बेटा, फिर तुझे कभी ये मौका नहीं मिलेगा। जी देखिए ना, आपके खेत बेचने के फैसले से हम सब कितने दुखी हैं। जिद छोड़ दीजिए, अगर आप खेत बेच देंगे तो हमारी यादें बिक जाएंगी। मुझे नहीं करवाना कोई इलाज, आप खेत मत बेचिएगा। शारदा देखो, इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। सबकी तरह मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि मुझे अपने खेत बेचने पड़ रहे हैं। जब मैं छोटा था तब से अपने पिता के साथ यहीं खेती कर रहा हूँ। फिर जब धनुष छोटा था तब से धनुष के साथ यहाँ खेती कर रहा हूँ। मेरे से ज्यादा समय इस खेत में तुम में से किसी ने नहीं बिताया। और चारपाई, इसी चारपाई की कहानी तो सबसे अलग है। मुझे याद है, जानती है बहू, जब तेरे पापा जी और मेरी शादी होने वाली थी ना, तब हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आए थे। मेरे ससुर जी ने सभी मेहमान की अच्छी खातिरदारी हो और उनके उठने बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, इसलिए बहुत सारी चारपाइयाँ बनवाई थी। उन्हीं में से ये एक चारपाई है। बाकी मेहमान अपनी अपनी चारपाई अपने साथ ले गए, लेकिन इस चारपाई पर एक साथ 4-5 लोग बैठा करते थे, इसलिए ससुर जी ने इसे किसी को नहीं दिया और खेत में लगवा दिया। इस चारपाई ने मेरा गृह प्रवेश देखा है, धनुष और प्रीति का जन्म लेते हुए देखा है, तेरे गृह प्रवेश का स्वागत किया है और हमारे प्रियांशु की किलकारियाँ सुनी है। बहुत साथ दिया इस चारपाई ने। ऐसी बातें करते हुए पूरा परिवार अपने छोटे से घर में आ जाता है। घर में 3 छोटी छोटी चारपाइयाँ होती हैं। एक चारपाई पर राम मोहन सोते हैं, दूसरी चारपाई पर शारदा और प्रीति और तीसरी चारपाई पर धनुष, काव्या और प्रियांशु सोते हैं। रात गुजरती है। अगली सुबह धनुष के मोबाइल फोन पर धनंजय का फोन आता है। कहाँ हैं आप लोग? अरे मैं गांव के बाहर आ गया हूँ। ठीक है बिल्डर जी, मैं आपको लेने गांव की सीमा पर आता हूँ। खेत खरीदने का बिल्डर आ गया क्या? भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो हमारे खेतों को सही दाम में खरीदे। मैं तुम लोगों को फिर से कहती हूँ, काव्या बहू 7 महीने की गर्भवती है, उसका पालन पोषण कैसे होगा? खेत मत बेचो बेटा। माँ जी, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप हैं। खेत फिर से भी आ सकते हैं, लेकिन आप नहीं। और मम्मी, भाभी का पालन पोषण और देखभाल तब होगी जब आप रहेंगी। शारदा, डॉक्टर ने तुम्हें परेशान होने से साफ मना किया है। अब अगर तुम इतनी टेंशन लोगी तो तुम्हारे दिल में जो छेद है उसका तुम पर और गहरा असर पड़ेगा। प्रीति और प्रियांशु शारदा को संभालकर चारपाई पर बैठा देते हैं। प्रियांशु शारदा की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। शारदा बड़े प्यार से प्रियांशु के बालों में हाथ सहलाने लगती है और प्रीति को अपने कंधे से लगाकर उसका माथा चूमती है। वहीं दूसरी तरफ राम मोहन, धनुष और काव्या गांव के बाहर खड़े शहर के सबसे बड़े बिल्डर धनंजय के पास पहुंचते हैं और धनंजय को लेकर अपने खेत में आते हैं। इस खेत के मैं 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। पर हमारा खेत तो 12 लाख रुपए का है। इतने शॉर्ट टाइम में बिना किसी जांच के मैं तुम लोगों से खेत खरीद रहा हूँ। 10 लाख में बेचना है तो बताओ, वरना मैं चलूं। अरे ठीक है बिल्डर साहब, हम आपको 10 लाख रुपए में अपना खेत बेच देंगे। धनंजय राम मोहन, धनुष और काव्या के साथ गांव के सरकारी ऑफिस में आता है। कोर्ट के सभी कागजों की प्रक्रिया पूरी होती है। धनंजय 10 लाख रुपए राम मोहन के खाते में भेज देता है। फिर पूरा परिवार आखिरी बार अपने खेत को नम आंखों से देखता है। धनुष और काव्या अपनी बड़ी वाली चारपाई सिर पर उठाते हैं और अपने घर के बाहर पहुंचते हैं। अरे ये चारपाई इतनी बड़ी है और हमारे घर का दरवाजा इतना छोटा है कि ये चारपाई हमारे घर के अंदर आ ही नहीं सकती। इस चारपाई को बाहर खिड़की के पास ही खड़ा करके अच्छे से बांध देते हैं। धनुष घर के बाहर खिड़की के पास चारपाई खड़ी करके खिड़की के साथ चारपाई कसकर बांध देता है। इसके बाद पूरा परिवार घर के अंदर आ जाता है। शारदा की आंखें डबडबाई हुई होती हैं। शारदा, हमारा खेत अच्छे दाम में बिक गया है। अब तुम आंसू बहाना बंद करो, क्योंकि कल हमें डॉक्टर के पास तुम्हारे दिल की जांच के लिए जाना है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन पूरा परिवार शारदा को लेकर गांव से कुछ दूर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचता है और शारदा को कॉरिडोर में बैठाकर सभी डॉक्टर मिथिलेश से मिलते हैं। मिथिलेश के हाथों में शारदा की दिल की रिपोर्ट होती है। क्या हुआ डॉक्टर, आप इतनी देर से रिपोर्ट में क्या देख रहे हैं? मेरी मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? ज्यादा सीरियस तो नहीं है? आई एम सॉरी, काश मैं शारदा जी के लिए ऐसा कुछ कह पाता, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि शारदा जी के दिल में जो छेद है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। अरे डॉक्टर साहब, मैं आज ही शारदा को एडमिट कर देता हूँ। आप जल्दी से उसका ऑपरेशन करके उसकी तबीयत ठीक कर दीजिए। पैसे मैंने इकट्ठा कर लिए हैं।
देखिए राम मोहन जी, ऐसे अचानक ऑपरेशन नहीं होता है। आप उन पैसों को संभाल कर रखिए, जब ऑपरेशन होगा तब उन पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मैं आप लोगों को कुछ दवाइयां दे रहा हूं, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ऑपरेशन की नौबत ही ना आए। डॉक्टर की बातें सुनकर पूरा परिवार अंदर ही अंदर कांप जाता है, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए हुए सभी लोग शारदा के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। आप सभी मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब मेरी तबीयत ज्यादा खराब नहीं है ना? मैं कह रही थी आप लोगों ने बेकार में ही खेत बेच दिया, इतना टेंशन लिया। अरे हम मुस्कुरा इसलिए रहे हैं क्योंकि तुम्हारी तबीयत में सुधार आ रहा है। अब बस तुम इसी तरह खुश रहो और बात बात पर टेंशन मत लो। कुछ दिनों बाद तुम्हारा छोटा सा ऑपरेशन होगा और तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पूरा परिवार शारदा को झूठी दिलासा देकर घर लौट आता है। बहू, सुबह से भूखा रखा है तूने मुझे, अब तो सारे टेस्ट हो गए हैं, जल्दी से कुछ बना दे। अरे काव्या, तुम्हें मम्मी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और खुद का भी। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? जरा 2 मिनट रुककर खाना खा लीजिए। नहीं काव्या, खाना खाने का वक्त नहीं है। मुझे समय पर गांव की दूसरी सीमा पर बनी फैक्ट्री में पहुंचना है, वहीं मैंने काम की बात की है। पता नहीं कैसे जमींदार और सरपंच है, हमारे गांव में एक फैक्ट्री या मिल तक नहीं बनवाई है। गांव में सभी को दूसरे गांव की सीमा पर जाकर गद्दे बनाने की फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। मिलेगा क्या? सिर्फ 150 और 250 रुपए। प्रीति, 250 मिले चाहे 200, खाने पीने का तो जुगाड़ होगा। इतना कहकर धनुष भूखा ही घर से निकल जाता है। वहीं घर के छोटे से कोने में बनी रसोई में काव्या पेट पकड़कर बैठी है और चूल्हा जलाकर दाल और रोटी बनाती है। दूसरी तरफ धनुष फैक्ट्री में भारी भारी गद्दे सिर पर उठाकर गाड़ी में लोड करने का काम करता है। समय बीतता रहता है। एक रात पूरा परिवार घर के अंदर अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटा होता है और बाहर खतरनाक बिजली कड़क रही होती है। तेज हवाएं चल रही होती हैं। मम्मी, पापा, इतनी जोर से बिजली क्यों कड़क रही है? मुझे तो डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है। बच्चों, बिजली से डरने की जरूरत नहीं है। डर तो इस बात का है कि पिछले 2 सालों से हमारे घर की मरम्मत नहीं हुई है। हमने सोचा था कि इस साल घर की मरम्मत करवाएंगे, लेकिन अभी तक तो इन बाप बेटों ने घर की मरम्मत नहीं करवाई। अगर बारिश हुई तो घर की छत तो टपकेगी ही, दीवारों से भी पानी आना शुरू हो जाएगा। माँ, तुम फिर टेंशन लेने लगी। पिछले 2 सालों से हमारे पास पैसे कहाँ इकट्ठा हो रहे थे कि हम छत बनवाते, और अभी मेरी 150 से 200 रुपए रोज की दिहाड़ी में घर की छत की मरम्मत कैसे होगी? खेत बेचकर तो जो पैसे मिले हैं उन पैसों से घर की मरम्मत क्यों ना करवा देता। और मैं तो कहूंगी कि एक छोटा सा घर और ले ले जिसमें 1-2 कमरे और हो। नहीं धनुष, मम्मी जी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। वो पैसे हमने इमरजेंसी के लिए रखे हैं। कौन सी इमरजेंसी? मेरे दिल की इलाज करवाने की इमरजेंसी ना बहू। अरे मेरे दिल का इलाज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरे पास गिनी हुई सांसें बची है। तुम लोग अपने बारे में सोचो। बहू, तू अपने बच्चे के बारे में सोच। माँ जी, मैं अपने बच्चों के बारे में ही सोच कर ही कह रही हूँ। कोई हो तो जो प्रियांशु को मेरी कोख में पल रहे इस बच्चे को कहानी सुनाए। कौन करेगा ये सब? अरे शारदा, जिस घर की मरम्मत की तुम बात कर रही हो उस मकान को घर तुमने बनाया है, वरना ये तो ईंट मिट्टी और छप्पर से बना एक मकान था। अगर इस मकान को घर बनाए रखना है तो इस मकान की मरम्मत नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की मरम्मत की जरूरत है। पूरा परिवार सो जाता है। देर रात 2 बजे तेज मूसलाधार बारिश शुरू होती है। कुछ ही मिनटों में घर की छत टपकने लगती है, दीवारें सीलने लगती हैं और दरवाजे से थोड़ा थोड़ा पानी घर के अंदर आकर जमीन को गीला करने लगता है और चेहरे पर पानी की बूंदें टपकने की वजह से पूरे परिवार की नींद खुल जाती है। भाभी, भैया, मम्मी पापा, हमारे घर की छत टपक रही है। बुआ, छत ही नहीं दरवाजे से भी पानी आ रहा है। और वो दीवार देखिए, दीवार भी पूरी गीली हो गई है। हे भगवान, हमारे घर में तो चारों तरफ से पानी आ रहा है और छत से तो ऐसे पानी टपक रहा है जैसे छत के ऊपर किसी ने पानी का नल खुला छोड़ दिया हो। हे भगवान, हमारी अलमारी भी भीगने लगी है। अलमारी के अंदर हम सभी के कपड़े हैं, हमारे जरूरी कागजात हैं और मम्मी जी की मेडिकल रिपोर्ट भी है। हमें सबसे पहले अलमारी बचानी होगी। अरे काव्या, संभल कर, रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम अकेले कुछ मत उठाना। बुआ, वो देखो, मेरी कॉपी किताब का बैग भी भीग रहा है। अरे रुक जा, मैं भी अभी दोबारा बैग और कॉपी किताबें चारपाई पर रख देती हूँ। प्रियांशु प्रीति के साथ मिलकर अपना स्कूल बैग और दूसरी कॉपी किताबें उठाकर चारपाई पर रख देता है। बहू, इस तरह हम अपना सामान नहीं बचा पाएंगे। देखो, हमारे घर की छत दोनों तरफ ढलान वाली है, इसलिए सारा पानी किनारे की तरफ टपक रहा है। घर के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में अभी पानी नहीं गिर रहा है। ऐसा करो, दोनों चारपाइयां घर के बीचों बीच लगा दो और घर का सारा जरूरी सामान उन्हीं चारपाइयों पर रख दो, तभी सामान भीगने से बच पाएगा।
धनुष जल्दी मेरी मदद करो, मुझे घर का सारा सामान चारपाई पर रखना है। प्रीति प्रियांशु तुम दोनों जल्दी से दोनों चारपाइयों पर घर के बीचों बीच लगाओ। बहू तुम छोड़ो, मैं और धनुष ये काम कर लेते हैं। तुम गर्भवती हो और इतना भारी सामान उठाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम अपनी सास के साथ रहो। शारदा और काव्या एक दूसरे का सहारा लेकर घर के एक कोने में खड़ी हो जाती हैं। वहीं प्रीति और प्रियांशु मिलकर दोनों चारपाइयां घर के बीचों बीच लगा देते हैं। दूसरी तरफ राम मोहन और धनुष मिलकर घर का सारा सामान और सभी जरूरी कागजात चारपाइयों पर रख देते हैं। फिर प्रीति और काव्या एक मोटे पुराने कपड़े से पूरे सामान को अच्छी तरह से ढक देती है। मैं कह रही थी ना आप लोगों से, इस बार घर की मरम्मत बहुत जरूरी है। देख रहे हैं आप लोग, छत के साथ साथ दरवाजे, खिड़कियां और दीवारों से भी पानी आ रहा है। घर की पूरी जमीन गीली हो गई है। दादी, अब हम सब कहाँ सोएंगे? चारपाई पर तो घर का सारा सामान रखा हुआ है और जमीन भी पूरी गीली हो गई है। लगता है बची हुई रात हमें जागते हुए ही बितानी पड़ेगी, क्योंकि इस बारिश में अब नींद तो नहीं आएगी। पूरा परिवार घर के एक छोटे से कोने में दुबक कर बैठ जाता है। गर्भवती काव्या के पेट में काफी तनाव महसूस होता है। पूरा परिवार उसी छोटे से कोने में बैठकर अपनी रात बिताता है। अगली सुबह हल्की धूप और बारिश की बूंदाबांदी के बीच पूरा परिवार घर से बाहर निकलता है। शारदा की नजर खिड़की पर बंधी चारपाई पर पड़ती है। अरे हम तो अपनी इस चारपाई को भूल ही गए हैं। पूरी चारपाई हल्की हल्की भीगी हुई है। धनुष जल्दी से ये चारपाई बिछा, थोड़ी कमर सीधी करते हैं। धनुष तुरंत खिड़की से बनी चारपाई को खोलता है और घर के बाहर बिछा देता है। पूरा परिवार जैसे तैसे एक साथ उस बड़ी चारपाई पर बैठ जाता है। हम तो बेकार ही परेशान हो रहे थे। हम सब तो इस चारपाई पर भी आराम कर सकते हैं। थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन बारिश में हमारा पूरा परिवार इस एक चारपाई पर आराम से आ जाएगा। बारिश में एक चारपाई पर पूरा ससुराल, ये तो बहुत मुश्किल होगा। पर मैं अपनी सास के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे मेरे ससुराल ने, मेरी मम्मी जी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। अब मेरी बारी है। ठीक है, आप सब चारपाई पर आराम कीजिए और प्रियांशु तुम फटाफट स्कूल के लिए तैयार हो जाओ और स्कूल में मिड डे मील खा लेना, क्योंकि अभी नाश्ता बनाने में पहले मुझे पूरी रसोई फिर से जमानी पड़ेगी। उसमें बहुत समय लगेगा। और प्रीति प्रियांशु तैयार हो जाए तो उसे स्कूल पहुंचा देना। जी कमांडर भाभी, आपका काम कमांडर नंद प्रीति कर देगी। काव्या प्रियांशु को स्कूल के लिए तैयार करती है। उसके बाद प्रीति प्रियांशु को स्कूल छोड़ने चली जाती है और प्रियांशु को स्कूल छोड़कर प्रीति गांव के बगीचे से वापस लौट रही होती है। तभी एक पेड़ पर तिरपाल का एक छोटा सा टुकड़ा फंसा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो तिरपाल है। इसे घर ले चलती हूँ। घर की छत पर डाल दूंगी तो फिर घर में पानी नहीं टपकेगा। प्रीति जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाकर पेड़ में फंसे तिरपाल पर फेंकती है, जिससे तिरपाल छूट के नीचे गिर जाता है। प्रीति तिरपाल लेकर अपने घर के बाहर लगी चारपाई के पास पहुंचती है। ये देखिए भाभी, मैं तिरपाल ले आई हूँ। इसे छत पर डाल देते हैं, फिर घर में पानी नहीं टपकेगा। ननद जी, 6 फुट से भी कम की ये तिरपाल है। इसे छत के किस कोने में डालेंगे? पूरी छत लाइन से टपक रही है। मतलब इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा? होगा ना। इस छोटे से तिरपाल के टुकड़े से बारिश में एक चारपाई पर बसे मेरे पूरे ससुराल के लिए मैं एक छत बनाऊंगी, ताकि बारिश की वजह से हम भीगे नहीं। काव्या 4 बांस के टुकड़े लाती है और प्रीति के साथ चारपाई के चारों पैरों पर मजबूती से बांध देती है। इसके बाद दोनों ऊपर तिरपाल का टुकड़ा फैला देती है, जिससे चारपाई के ऊपर एक छोटी सी छत और अगल बगल दीवार जैसी ओट बन जाती है। अरे बहू, तुमने बारिश में एक चारपाई पर अपना ससुराल तो बना लिया, पर अब रसोई कैसे बनाओगी? पापा जी, आप परेशान मत होइए। मैं जैसे तैसे करके खाना बना लूंगी। फिलहाल हल्की फुल्की बारिश हो रही है, इसलिए बाहर ही चूल्हा जलाकर खाना बना लेती हूँ। काव्या घर के अंदर जाती है और चारपाई पर रखा रसोई का सारा सामान, सब्जियां और अपना मिट्टी का चूल्हा लेकर बाहर आती है और चारपाई के पास ही रसोई जमाकर खाना बनाना शुरू करती है। बहू, जल्दी जल्दी खाना बना ले और थोड़ा ज्यादा ही बना लेना। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बरस सकती है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है मम्मी जी, लेकिन घर की जमीन पूरी गीली है, इसलिए मैं बाहर बैठ गई। यहाँ कम से कम हल्की धूप और बूंदाबांदी के बीच खाना तो बन जाएगा। काव्या खाना बना ही रही होती है कि तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। राम मोहन, शारदा और प्रीति आपस में सिमटकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। वहीं काव्या के चावल वाले पतीले में बारिश का पानी भरने लगता है। मिट्टी का चूल्हा, हर दूसरी चीज गीली होने लगते हैं। काव्या तुरंत चावल का पतीला, सब्जियां और अपना गीला मिट्टी का चूल्हा उठाकर घर के अंदर ले आती है। भाभी, चूल्हा गल गया है क्या? नंजी, गला तो नहीं है, लेकिन पूरा गीला हो गया है और लकड़ियां भी थोड़ी बहुत भीग गई हैं। पर आप लोग घबराइए मत, मैं घर के अंदर ही खाना बनाती हूँ। काव्या को चारपाई पर रखा भारी सिलबट्टा दिखाई देता है। काव्या किसी तरह सिलबट्टा उठाकर घर के एक छोटे से कोने में रखती है, जहां छत से पानी नहीं टपक रहा था। फिर काव्या सिलबट्टे के ऊपर मिट्टी का चूल्हा रखती है और गीली लकड़ियों को कागज की मदद से जलाने की कोशिश करने लगती है। गीली लकड़ियां जल जाती हैं, पर कुछ ही देर में गीली लकड़ियों से उठने वाला
काला धुआं पूरे घर में फैल जाता है। धुएं की वजह से काव्या को तेज खांसी आने लगती है। हे भगवान इस बारिश की वजह से तो रसोई बनाना भी मुश्किल हो गया है, ऊपर से ये खांसी। ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे जान ही निकल जाएगी। पूरा पेट दर्द होने लगा है, पर मैं रुक नहीं सकती। अगर ये बात मेरे ससुराल वालों को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। दर्द और चूल्हे का काला धुआं बर्दाश्त करते हुए काव्या अपने एक चारपाई पर बैठे पूरे ससुराल के लिए खाना बनाती है। इसके बाद काव्या बारिश के बीच चारपाई पर बैठे राम मोहन, शारदा, प्रीति और धनुष को खाना परोसती है और खुद भी चारपाई के एक कोने में बैठ जाती है। मेरी वजह से मेरी गर्भवती बहू को कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही है, इसलिए मैं कहती थी आप लोग पहले घर की मरम्मत करवा लीजिए, पर आप लोग तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। अब बारिश में इस चारपाई पर पूरे ससुराल का गुजारा कैसे होगा, ये तो भगवान ही जानता है। मम्मी जी, जो होगा अच्छा होगा, आप घबराइए नहीं। ऐसी रात हो जाती है। काव्या अपने ससुराल वालों के साथ खाना खाती है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसन कांति, शांति और राधिका अपने अपने घरों के बाहर बैठकर चाय पकौड़े खाते हुए बारिश में काव्या के परिवार की दुर्दशा देख रही होती हैं। खाना खाने के बाद पूरा परिवार उसी एक चारपाई पर किसी तरह सो जाता है। चारपाई के एक कोने में गर्भवती काव्या बड़ी मुश्किल से लेटी होती है। अरे ये मेरी पीठ पर लगातार ठंडे पानी की छींटे कैसे पड़ रहे हैं? ऐसे तो मेरी पीठ में ठंड लग जाएगी, मेरी कमर ही अकड़ जाएगी। काव्या सारी रात ठीक से सो नहीं पाती। वहीं दिन भर की मेहनत से थका धनुष एक ही करवट में पूरी रात बिता देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। रोज बारिश में भीगने और हर समय पैर गीले रहने की वजह से गर्भवती काव्या के पैरों में हल्की सड़न हो जाती है। एक दोपहर काव्या सब्जी मंडी में कुछ पड़ोसनों के साथ सब्जियां खरीद रही होती है। भैया मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मुझे सिर्फ एक टमाटर और 2-3 आलू दे दीजिए ताकि अपने ससुराल वालों को मैं पेट भर सकूं। अरे तू पागल है क्या? तू गर्भवती है, इस हालत में तेरा पेट भरना ज्यादा जरूरी है। अपने लिए कुछ फल वगैरह खरीद ले, ये सब रहने दे। और तू उस बूढ़ी के चक्कर में अपनी जिंदगी के ऊपर बात कर रही है। उसका क्या है, 4 दिन तुम लोगों से सेवा लेगी और अलविदा कहकर हमेशा के लिए चली जाएगी, पर तेरा आने वाला बच्चा हमेशा के लिए कमजोर रहेगा, तब तू क्या करेगी? उस बूढ़ी को तो कोई लाज शर्म है ही नहीं, पूरे ससुराल को एक चारपाई पर बैठा दिया है। जुबान संभाल कर बात कीजिए आप लोग, आप मुझसे बड़ी हैं, बस इसी वजह से मैं लिहाज कर रही हूँ। पर अब बहुत हो गया, मेरे खून की आखिरी बूंद भी अगर मेरी सास के लिए नीलाम हो जाए तो मुझे मंजूर है। आगे से मेरी सास के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिएगा, वो मेरी सास नहीं मेरी माँ है। इसी वजह से तेरे पैरों में पानी लगकर सड़न हो गई है। किसी दिन बारिश में भीगकर तू भी बीमार पड़ जाएगी। जो होगा मुझे होगा, तुम्हें नहीं होगा। हटो मेरे रास्ते से। काव्या पड़ोसनों को मुंह तोड़ जवाब देकर सब्जियां लेकर ससुराल लौट आती है। बारिश न होने की वजह से काव्या घर के बाहर ही सभी के लिए खाना बनाती है। ऐसी रात होती है। काव्या का ससुराल एक चारपाई पर सो रहा होता है। वहीं काव्या घर में कुछ कागज जलाकर तेल गरम करके अपने पानी लगे सूजे पांव में तेल लगा रही होती है। तभी अचानक धनुष घर में आता है। अरे काव्या, इतने दिनों से बारिश में तुम एक चारपाई पर इतनी तकलीफें झेल रही हो और एक बार भी मुझे नहीं बताया। धनुष, तुम क्या कुछ कम मेहनत कर रहे हो जो मैं तुमसे शिकायत करूं? काव्या, शिकायत नहीं, इसे पति पत्नी के बीच दर्द बांटना कहते हैं। इतना कहकर धनुष अपने हाथों से गर्भवती काव्या के सूजे हुए पैरों में गरम तेल लगाता है, जिससे लगातार बारिश और नमी की वजह से काव्या की तबीयत और खराब ना हो। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर हल्की बारिश हो रही होती है और घर भर के गीले कपड़े धोने होते हैं। बहू तुम रहने दो, कपड़े मैं धो लूंगा, वरना तुम्हारे पेट पर बहुत जोर पड़ेगा। नहीं नहीं पापा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कोई पहली बार गर्भवती थोड़ी हुई हूँ जो मुझे कपड़े धोने में तकलीफ होगी। आप मम्मी जी के साथ बैठिए, मैं कपड़े धो लूंगी। नहीं भाभी, कपड़े मैं धोंगी, आप आराम कीजिए। नहीं प्रीति, ससुराल में जाकर तुम्हें काम करना ही है। अभी मायके में हूँ जब तक, तो आराम करो। और मैं कुछ दिनों से देख भी रही हूँ कि तुम रात में ही नहीं सो पा रही हो। अभी दोपहर का वक्त है, तो जाकर आराम से सो जाओ। बहू जरा इधर आना। शारदा काव्या को अपने बगल में बिठाती और काव्या के हाथों में प्रीति का हाथ थमाती है। बहू, आज एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की जिम्मेदारी दे रही है। तुम लोग चाहे मुझसे जितनी भी सच्चाई छुपाओ, पर ये मेरा शरीर है, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी क्या हालत है। कल को अगर ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ तो मेरी प्रीति को अपनी बहन समझना और इसका कन्यादान तुम और धनुष मिलकर करना। मम्मी जी, आप क्यों अशुभ बातें कर रही हैं? कुछ नहीं होगा। बहू, इमोशनल बातें मत कर। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मुझे वादा दे मेरी प्रीति का कन्यादान तू ही करेगी। क्यों जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ कह दे बेटी, तेरे सास ससुर की यही आखिरी इच्छा है। हाँ मम्मी जी, चाहे जो भी हो, मैं प्रीति का कन्यादान जरूर करूंगी। इतना सुनते ही शारदा प्रीति और काव्या को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती हैं। रोते रोते शारदा की सांसें फूलने लगती हैं। काव्या तुरंत शारदा को उनकी दवाइयां खिलाती है और चारपाई पर लेटाकर आराम करने के लिए कहती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर तेज बारिश हो रही होती है। प्रियांशु कपड़े धो रही काव्या के लिए छाता पकड़कर खड़ा होता है।
और प्रीति घर के अंदर गीले कपड़े फैला रही होती है। वहीं शारदा चारपाई पर बैठी होती है और राम मोहन घर के अंदर चारपाई पर रखी अलमारी में कुछ कागज ढूंढ रहा होता है। हे भगवान, यहाँ वहाँ पानी टपके जा रहा है, कहीं शारदा की जरूरी टेस्ट रिपोर्ट्स खराब ना हो जाए। ऑपरेशन के समय इन रिपोर्ट्स का सही सलामत मिलना बहुत जरूरी है। आज इन्हें अलग से पन्नी में लपेट कर रख देता हूँ। ये रही, हाँ यही है वो टेस्ट रिपोर्ट्स। राम मोहन को शारदा की जरूरी टेस्ट रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। राम मोहन उन्हें एक बड़ी पन्नी में लपेट ही रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर खड़ी शारदा अचानक दौड़ लगाती है और राम मोहन को खींच कर एक तरफ कर देती है। अगले ही पल राम मोहन के सिर के ऊपर की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। आपको अकल नहीं है क्या? ध्यान कहाँ था आपका? जब पता है पूरी छत टूटी हुई है तो छत पर ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। अरे शारदा, तुम अपने सीने पर इतना जोर क्यों दे रही हो? क्या जरूरत थी इतना जोर जोर से बोलने की? अरे क्या जरूरत थी दौड़ कर आने की? जल्दी चलो चारपाई पर बैठो। राममोहन शारदा को सहारा देकर बारिश में लगी चारपाई पर बिठा देते हैं। राममोहन बारिश से भीग चुके होते हैं और शारदा पसीने से तर हो चुकी होती है। शारदा लगातार लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही होती है। दादी, दादी क्या हुआ आपको? आप इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही हैं? दादी, दादी खुद को तेरी जितनी समझती है, खुद दौड़कर पापा को बचाने की जगह आवाज भी तो दे सकती थी या हमें बुला लेती। समझ नहीं आ रहा, मम्मी ने कुछ गलत भी नहीं किया और कुछ सही भी नहीं किया। देखो कैसे सांस फूलने लग गई हैं। चुप हो जाओ तुम लोग, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरा सुहाग है। तबीयत का क्या है, वो तो बनती बिगड़ती रहती है। शारदा, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, हमें तकलीफ मत दो। गिर जाने देती वो छप्पर मेरे सिर पर, मुझे कुछ नहीं होता। कम से कम तुम्हारी ये हालत तो न देखनी पड़ती। माँ जी, अगर इस वक्त यहाँ धनुष होते तो क्या वो अपनी माँ की इतनी बुरी हालत देख पाते? नहीं ना। मुझे पता है आपने उस समय बिल्कुल सही किया, लेकिन अब अपनी तबीयत का थोड़ा ध्यान तो रखिए। ऐसी दिन ब दिन बारिश, ठंडे मौसम और एक ही चारपाई पर सिमटकर सोने की वजह से शारदा की तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है और अपनी आदत से मजबूर एक रात शारदा प्रियांशु के साथ चारपाई पर खेलते हुए गुदगुदी कर रही होती है। दादी, तुम मुझे गुदगुदी करोगी तो मैं भी तुम्हें गुदगुदी करूँगा। अच्छा, तू अपनी दादी को गुदगुदी करेगा? करके दिखाना जरा। ये देखो, ये देखो, ये बिल्ली आई और गुदगुदी करके गई। ये देख, तोता आया और तेरी गर्दन पर गुदगुदी कर गया। धनुष, जरा प्रियांशु को मना करो मम्मी जी को गुदगुदी करने से, ये फिर मम्मी जी की तबीयत खराब कर देगा। अरे प्रियांशु बेटा, दादी को गुदगुदी मत करो, गुदगुदी से जोर जोर से हंसी आएगी और फिर दादी की तबीयत खराब हो जाएगी ना। अरे बेटा, उस बच्चे को अपनी बूढ़ी दादी के साथ खेलने दे। क्या पता बारिश खत्म होने से पहले इसी चारपाई पर मैं अपनी आखिरी सांसें ले लूं। जी भरकर अपने पोते के साथ खेलकर मरूंगी तो मेरी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। माँ, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? इस बारिश क्या, तुम अगली, पिछली और कई बारिशों तक अपने पोते के साथ इसी चारपाई पर खेलती रहोगी और अपनी बहू की कोख में पल रहे दूसरे बच्चे के साथ भी तो खेलोगी। जब मैं कहती थी कि समय पर बच्चा कर लो, तब तुम लोगों ने 1 साल का समय मांग लिया। अगर मेरी बात मान ली होती तो आज मैं अपने दोनों पोता पोती के साथ खेल रही होती। अरे मुझे लगता है इस बारिश में इसी चारपाई पर आखिरी सांस लूंगी, फिर इस चारपाई को भूतिया चारपाई बना दूंगी और अपने साथ लेकर जाऊंगी। चाहे मम्मी की हालत कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, मम्मी मजाक में हर बार टालना बखूबी जानती है। पता ही नहीं चलता कि कब गंभीर बात को हंसी में बदल देती है। अरे चलो माँ, अब तुम आराम से सो जाओ। अच्छे से सोना, हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, पर तुम्हारा सीना नहीं दबना चाहिए। मेरी चिंता छोड़, अपनी बहू के बारे में सोच। काव्या का पेट नहीं दबना चाहिए, मैं आराम से सो जाती हूँ। पूरा परिवार चारपाई पर साथ बैठकर खाना खाता है। बारिश के बीच सभी एक ही चारपाई पर जैसे तैसे सो जाते हैं। तभी अचानक काव्या के पेट में हल्का दर्द शुरू हो जाता है। तभी एक उड़ता हुआ चमगादड़ चारपाई की छत पर बैठता है, जिससे तिरपाल की पन्नी में छेद हो जाता है और काव्या धनुष पर पानी टपकने लगता है, जिससे काव्या घबराकर उठ बैठ जाती है और धनुष भी तुरंत उठकर बैठ जाता है। ये तिरपाल में अचानक से छेद कैसे हो गया? इतने दिनों से तो बिल्कुल ठीक था। अब एक चमगादड़ आया था, वो तिरपाल पर बैठा था और बैठते ही उसके पंजों से तिरपाल में छेद हो गया। तुम्हारी आवाज इतनी दबी हुई क्यों है? तुम्हारे पेट में फिर से दर्द हो रहा है क्या? ऐसा करो, तुम आराम से यहीं लेटी रहो। पर तुम सोओगी भी कैसे? यहाँ तो अब पानी भी टपकने लगा है। रसोई से कोई बर्तन लाकर यहाँ रख दो और बर्तन में कोई कपड़ा भी रख देना ताकि पानी की छींटें उछलकर इधर उधर न जाए। लगता है आज की रात जाग कर ही बितानी पड़ेगी।
बिना कोई शोर किए धनुष घर के अंदर रसोई में आता है और एक बर्तन लाकर चारपाई पर पानी टपक रही जगह पर बर्तन के अंदर एक कपड़ा रखकर रख देता है। फिर दोनों पति पत्नी शारदा का पांव दबाते हुए धीरे धीरे आपस में बात करने लगते हैं। ऐसे एक दोपहर पूरा ससुराल एक चारपाई पर बैठा होता है और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तेज आंधी चलने लगती है। चारपाई की तिरपाल हवा में जोर जोर से फड़फड़ाने लगती है। काव्या ने जहां जहां सेलो टेप लगाकर तिरपाल को जोड़ा था वहां से सेलो टेप भी उखड़ने लगता है। काव्या, तिरपाल पर लगाया हुआ सेलो टेप तो उखड़ रहा है और ये तिरपाल भी उड़ने लगी है। हम तिरपाल को और मजबूती से बांध देते हैं और थोड़ा सेलो टेप और लगा देते हैं और हम कर भी कह सकते हैं। बहू, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, मुझे तो लगता है गांव में पानी भरने लगेगा। शारदा, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। ऐसी रात होती है। काव्या प्रीति के साथ घर के अंदर रसोई बनाती है। पूरा परिवार चारपाई पर बैठकर खाना खाता है और जैसे तैसे चारपाई पर सो जाता है। देर रात अचानक शारदा के सीने में तेज दर्द उठता है। हे राम, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। प्रभु मत तड़पाओ, एक बार में ही बुला लो। शारदा की चीख से सभी जाग जाते हैं और शारदा बेहोश हो जाती है। अरे लगता है शारदा को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, पर इतनी खतरनाक बारिश में शारदा को अस्पताल कैसे ले जाए? क्या करे पापा जी, माँ जी को इसी चारपाई पर अस्पताल लेकर चलते हैं। गांव के बाहर अस्पताल है और वो वाला निचला इलाका है जहाँ जरूर पानी भरा होगा। माँ जी चारपाई पर रहेगी तो पानी उन तक नहीं पहुँचेगा। गर्भवती होने के बावजूद काव्या धनुष और राममोहन के साथ चारपाई कंधे पर उठा लेती है और प्रियांशु हाथ में टॉर्च और प्रीति एक बड़ी लकड़ी से पानी में सड़क का अंदाजा लगाती हुई आगे आगे चलती है। पीछे मूसलाधार बारिश में सभी शारदा को लेकर अस्पताल के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर पहुंचते बारिश का जमा पानी काव्या के पेट तक पहुंच जाता है। अरे बहू, तुम्हारे तो पेट तक पानी आ गया है, तुम ठीक तो हो ना? भाभी आप हटिए, चारपाई में पकड़ लेती हूँ। वैसे भी अब गर्भवती है। प्रीति, तुम्हारी हाइट मुझसे कम है, अगर तुम चारपाई पकड़ोगी तो चारपाई एक तरफ झुक जाएगी। तुम सिर्फ रास्ते पर ध्यान दो। इतना ज्यादा भरे पानी में काव्या अपनी एड़ियां उठाकर किसी तरह शारदा को चारपाई पर अस्पताल लेकर पहुंचती है। धनुष रिसेप्शन पर फीस जमा करता है और मिथिलेश शारदा का ऑपरेशन शुरू करता है। हे भगवान, मेरी शारदा को मुझसे मत छीनना। दादा, बुआ, मैं नहीं रो रहा हूँ। आप लोग क्यों रो रहे हो? दादी को कुछ नहीं होगा। बेटा, तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर माँ जी बच गई तो मैं हर सोमवार व्रत रखूंगी। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद मिथिलेश ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता है। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? ऑपरेशन कामयाब रहा ना? अरे, जिस परिवार में ऐसे हिम्मती लोग और अपनी सास को माँ मानने वाली बहू हो, भला उस सास को कुछ हो सकता है? ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब रहा है। आप कल इन्हें घर ले जा सकते हैं और मेरी मानिए, एक बार काव्या जी का भी चेकअप करवा लीजिए। मिथिलेश काव्या का भी चेकअप करता है। अगले दिन पूरा परिवार शारदा के होश में आते ही उन्हें एम्बुलेंस से लेकर घर आता है और काव्या का पूरा ससुराल चारपाई पर बैठता है। आसपास खड़ी सभी पड़ोसनें ये सब देख रही होती हैं। भाभी, वो देखो, यही पड़ोसी माँ के बारे में उल्टा बोलती थी ना। आज माँ का ऑपरेशन कामयाब हो गया। इनके तो कलेजे पर सौंप लौट रहा होगा। बहू, तू बता रही थी ना डॉक्टर ने तेरा भी चेकअप किया था। क्या बताया डॉक्टर ने? अरे माँ, इस महीने काव्या की डिलीवरी हो जाएगी। प्रीति, जल्दी से 2 लाल मिर्च ला, मैं अपनी बहू की नजर उतारूंगी। आखिर तुम लोगों की बात सच हो गई, अब मैं अपनी पोती के साथ खेल पाऊंगी। प्रीति तुरंत 2 लाल मिर्च लाकर शारदा को देती है। शारदा गर्भवती काव्या की नजर उतारती है और सारी चिंताओं से मुक्त पूरा परिवार बारिश में एक चारपाई पर हंसी खुशी अपने दिन बिताने लगता है। ऐसे एक हफ्ता बीतता है। रात में पूरा परिवार हमेशा की तरह एक चारपाई पर सोता है। अगली सुबह सबकी आंखें खुलती हैं, पर शारदा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। शारदा, अरे उठो ना शारदा, मुझे तेरे हाथ की चाय पीनी है। माँ, उठो ना, देखो मैं भाभी को परेशान कर रही हूँ। माँ, मेरी चोटी बना दो ना। दादी, आंखें क्यों नहीं खोल रही है? बेटा, तेरी दादी दगाबाज निकली। मेरे साथ जीने मरने की कसम खाकर मुझे अकेला छोड़कर चली गई। पूरा परिवार शारदा को पकड़कर रोने लगता है। खबर फैलते ही गांव के कुछ सज्जन रिश्तेदारों को सूचना देते हैं। धनुष और काव्या खुद को संभालते हैं। मम्मी जी ने कहा था कि वो इस चारपाई को अपने साथ लेकर जाएगी, इसलिए मेरा कहना है कि मम्मी जी के साथ इस चारपाई को भी विदा कर देते हैं। चारपाई की लकड़ियों से शारदा का अंतिम संस्कार कराते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। काव्या अस्पताल में एक बेटी को जन्म देती है। भाभी माँ सही कहती थी, उनको पोती ही हुई है। अब बुआ होने के नाते मैं इसका एक अच्छा सा नाम रखूंगी। नंजी, ये हक मैं आपसे छीनती हूँ। मैंने अपनी बेटी का नाम सोच लिया है।
मेरी बेटी में मुझे मेरी सास की परछाई दिखती है, इसलिए इसका नाम मैं अपनी सास के नाम पर ही रखूंगी। सच बहू, अब मुझे यकीन हो गया, तेरी सास एक दूसरे रूप में हमारे बीच दोबारा आ गई है। पूरा परिवार भावुक होकर नन्ही सी शारदा की नन्ही नन्ही आंखों को निहारने लगता है। उस टूटी छत में जैसे तैसे गुजारा करता है। अब प्रीति बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है, काव्या सिलाई कढ़ाई का काम करती है और राममोहन चौकीदारी का काम पकड़ लेते हैं। पूरा परिवार जी जान लगाकर मेहनत करता है। ऐसे ही 1 साल बीतता है। फिर बारिश का मौसम शुरू होता है, लेकिन इस बार पूरा परिवार अपने पक्के घर में दीवार पर टंगी शारदा की तस्वीर के सामने खड़ा होता है। दादी, बेटी ये तेरी दादी है, आज इनकी बरसी है। इनके आशीर्वाद से मेरा एक चरपाई वाला ससुराल आज ऐसा बना है। दादी के सामने हाथ जोड़ो और उनका आशीर्वाद लो। नन्ही सी शारदा अपनी दादी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ती है। पूरा परिवार शारदा की बरसी का भोज कराता है और मन के एक कोने में शारदा की यादों को बसाकर पूरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।